वो दुल्हन बने कमरे में बैठी हुई थी। इसका शौहर आहिस्ता कदमों से चलते हुए इसके पास आया। अभी वो इसके पास बैठकर कोई बात कहने लगा था कि अचानक से इसे अपनी खाला की आवाज़ आई। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़े वहीं से बाहर आया। देखा तो इसकी खाला चिल्ला रही थी और इसे पुकार रही थी। नदीम ने बाहर आते ही पूछा, खाला क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? वो गुस्से में कहने लगी कि अभी के अभी अपनी बीवी को लेकर इस घर से निकल जाओ। वो हैरत से अपनी खाला को देख रहा था। इसे नहीं मालूम था कि खाला पहले इतना जलील करने के बाद इसे फिर से यूं जलील करेंगी। वो कहने लगे, खाला ये आप क्या कह रही हैं? मैं इसे कैसे इस घर से चला जाऊं? आप जानती हैं मैंने घर रेंट पर लिया हुआ है और मैं सुबह चला जाऊंगा। अभी मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ऐसे कैसे जा सकता हूँ? उसके बाद खाला कहने लगी, मुझे किस बात के बारे में नहीं इल्म, जहाँ से जाओ लेकिन इसे यहाँ से लेकर जाओ। मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं है। अपनी खाला की बातें सुनकर इसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बीवी का सामना कैसे करेगा। नदीम बहुत छोटा था जब इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। इसके चचा ने इसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी खाला ने इसे अपने पास रख लिया। इसकी सारी जिम्मेदारी खाला के साथ थी। नदीम के वालिद की बहुत ज़्यादा जायदाद थी जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी खाला ने बेच दी। इन्होंने यही कहा कि वो सब कुछ नदीम की परवरिश में लग गया, लेकिन नदीम से भी इन्होंने पाई पाई का हिसाब रखा। नदीम कभी ये नहीं कह सकता था कि इसकी खाला ने इसकी परवरिश करके इस पर एहसान किया है, क्योंकि इसकी खाला ने इसकी परवरिश पर जितना खर्च किया था इससे ज़्यादा इसे वसूल कर चुकी थी। शादी से एक दिन पहले खाला ने इसे कहा कि वो अपनी दुल्हन को लेकर इस घर में ना आए। खाला की बातें इससे बहुत बुरी लगी थी कि वो इसे अब घर से भी निकाल रही हैं और सब कुछ इसका बेच भी चुके हैं। वो खाला को कुछ ना कह सकता था। इस वजह से इसने शादी से पहले घर तलाश करना शुरू कर दिया। इतनी जल्दबाजी में इसे कोई किराए का मकान नहीं मिल रहा था। फिर इसके दोस्त ने एक मकान के बारे में बताया जो कि बहुत पुराना था और शहर से बाहर था। इसके दोस्त ने साथ ये भी बताया कि वो मकान नहीं है, वो काफ़ी दीवाना मकान है और अक्सर लोग कहते हैं कि इस मकान के पास जिन्नात होते हैं। नदीम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। इस वजह से अपने दोस्त के साथ इसके बारे में पूछने लगा। इस जगह पर चला गया। वहाँ पर काफ़ी मुश्किल पेश आई। इसे इसके घर तक पहुँचने में काफ़ी देर ढूंढने के बाद इसे एक अजीब सा खस्ता हालत में घर नजर आया। इस घर की तरफ गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ दूर दूर तक जब कोई नहीं है तो इस घर में भी कोई नहीं होगा, लेकिन इसके दोस्त ने बताया था कोई आदमी वहाँ रहता है जो तुम्हें इस घर के बारे में बता देगा। नदीम इस घर के पास आए, दरवाजे के पास खड़ा हो गया तो दरवाज़ा टूटा फूटा था। ऐसे लगा था इसको धक्का लगाने से खुल जाएगा, लेकिन इसने काफ़ी बार खोलने की कोशिश की मगर ना खुला। फिर इसने दरवाजे पर दस्तक दी। काफ़ी वक्त बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने देखा तो अंदर से एक बुजुर्ग सा आदमी निकला था। वो हैरत से इस आदमी को देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा हसीन आदमी लग रहा था। तो वो बूढ़ा था लेकिन इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। नदीम काफ़ी देर इसे देखता रहा, फिर कहने लगा, आप इस घर के मालिक हैं? वो इस बात में सर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ मैं ही इस घर का मालिक हूँ। नदीम ने जब इससे घर के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, हाँ ये घर खाली पड़ा हुआ है तो मकान देख लो। नदीम घर के अंदर दाखिल हुआ जो कि बहुत बड़ा था पर देखने में छोटा लग रहा था, मगर अंदर दाखिल हुआ तो वो घर बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरती से चमक रहा था। इसे लगा था अंदर बहुत पुराना होगा, खस्ता हालत में, जिससे बाहर से लग रहा था। इस घर के अंदर दाखिल होते ही इसे बंद के दरमियान में पीपल का दरख्त नजर आया जिसने पूरे घर को घेरा हुआ था। कुछ सूखी डालियां इसके नीचे लटक रही थीं। नदीम को कोई इस वक्त डर नहीं लग रहा था, वो बस घर को देखने में मगन था। अचानक से इसे एहसास हुआ कि जैसे इसके पीछे कोई हंस रहा है।
इसने मुड़कर देखा, लेकिन वो आदमी इसके पीछे मौजूद नहीं था। वो हैरान हुआ, इसने तो अभी इनसे बात भी करनी थी। अचानक से वो कहाँ चले गए थे। वो इर्द गिर्द देखने लगा। इसने ऊंची सी आवाज में इन्हें पुकारा, लेकिन वो सामने ना आए। इसने हिम्मत किया, दरवाजे से बाहर निकलने लगा। अचानक से वो आदमी सामने से आ गया, जिसके हाथ में चाय वाले कप थे। वो कहने लग गया, क्या हो गया है, कहाँ जा रहे हो, घर पसंद नहीं आया क्या? नदीम ने इसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाते हुए कहा, आप अचानक से कहाँ चले गए थे? वो हंसकर कहने लगा, तुम्हें इस घर के नए किराएदार हो और मेहमान भी हो, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। नदीम को थोड़ी हैरत भी हुई, क्योंकि जब वो इतनी मुश्किल जगह से यहाँ से गुजर रहा था तो इतनी दूर यहाँ चाय वाली दुकानें थीं, तो फिर वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी चाय लेकर कैसे आ गया था? नदीम को इस बात ने उलझा कर रख दिया था। नदीम ने इनसे घर के बारे में पूछा, फिर कहने लगा, ये घर बाहर से तो इतना पुराना लगता है, लेकिन अंदर से इसकी हालत इतनी अच्छी कैसे है? वो पहले तो इसकी बात सुनकर घबरा गया, फिर कहने लगा, हाँ, यहाँ कुछ किराएदार रहने आए थे, लेकिन इनको एक घर फिर पसंद नहीं आया था, क्योंकि इर्द गिर्द से सुनसान था। इस वजह से इन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन नदीम को इसकी ये बात झूठ लग रही थी। अगर कोई यहाँ रहने आता घर तो इतनी मेहनत करके, इतना अच्छा साफ करके, फिर कैसे रहने से इनकार कर सकता था? ये घर बहुत ज़्यादा हसीन था। नदीम ने जब इसे किराए के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि 1000 किराया है। नदीम को हैरत हुई कि इतने बड़े घर का इतना कम किराया वो क्यों ले रहे थे। तुम पूरे घर को देख सकते हो आराम से, कोई रोक टोक नहीं है। नदीम को घर जाने की भी जल्दी थी, क्योंकि कल इसकी शादी थी, लेकिन घर भी एक दफ़ा मुकम्मल तौर से देखना ज़रूरी समझा इसने, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसने वापसी इससे घर में आना था अपनी बीवी के साथ, जिसकी वजह से वो घर आकर देखता हुआ छत पर आ गया। छत बिल्कुल खाली थी। वॉशरूम की छतों पर कुछ परिंदे पड़े थे। इसने हैरत से पीपल के दरख्त पर देखा, जिस पर कोई परिंदा नहीं था, जबकि वैसे तो छोटे से दरख्त पर भी कोई ना कोई परिंदा ज़रूर होता है, लेकिन ये इतना बड़ा दरख्त था। एक दफ़ा तो इसे इस अजीब से घर से खौफसा महसूस हुआ, लेकिन फिर वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ कहता है, ये कहने लगा, जन्नात तो बस कहने की बातें होती हैं, असल में जन्नात वगैरह कुछ नहीं होते। लेकिन इससे क्या मालूमात थी यहाँ पर अकड़ इसके साथ क्या होने वाला है। वो घर देखने के बाद, इसने फाइनल कहने के बाद वापस अपने घर जाने लगा तो इसने बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग कहने लगा कि चाबी तो लेते जाओ, मैं तुम्हें कल क्या नहीं मिलूंगा। इसकी बात सुनकर इसने चाबी भी ले ली और कहा, मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। लेकिन इससे क्या मालूम था कि इससे अगले दिन ही आना पड़ेगा। इसकी खाला इसके साथ क्या कहने वाली हैं। इसकी खाला से अब मुसलसल कह रही थी कि अपनी बीवी को लेकर गए यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसने थोड़ा सा कुछ किया भी नहीं, जिसकी वजह से इसकी खाला इससे इतनी ज़्यादा बदजन होती। इसकी खाला ने इसकी बीवी का सारा जहेज अपने पास रख लिया और इससे खाली हाथ ही घर से निकलना पड़ा। वो अपनी बीवी से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। रिक्शे बैठे हुए थे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो बिल्कुल खामोश था। इसकी खामोशी भांप कर समर बोली, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात सुनकर नदीम ने एकदम से इसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ। तुमने कितना कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा होगा। तुम्हें क्या मालूम था कि पहले दिन मेरी वजह से तुम्हें इतना जलील होना पड़ेगा। नदीम की बात सुनकर समर कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मुश्किल वक्त आता है, मैं हमेशा आपके साथ दूंगी। इसने धीरे से नदीम का हाथ पकड़ा। नदीम इसकी बात पर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी वजह से तो मैं कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। बस अगर खाला मेरे साथ ऐसा ना करती तो शायद आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते। नदीम की बात सुनकर वो निगाहें झुका गईं और कहने लगीं, कभी कभी अपने ही हमें इतना ज़्यादा बेबस कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। इसकी बात सुनकर नदीम ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगा, हाँ, तुम ठीक कहती हो, खाला ने ज़िंदगी में हमेशा ही मेरे साथ ऐसा किया है। खाला ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, डॉक्टर बनाया है। ये एहसान मैं इनका कभी नहीं भूलूंगा जी। लेकिन
जो इनके मुझ पर जुल्म है वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो दोनों बातों में लगे हुए थे। इतने में इनकी मंजिल आ गई। जिस घर के सामने रखेंगे समर इस घर को हैरत से देखने लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। इसके इर्द गिर्द के अंदर जंगलात ही थे। बहुत कम घर नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जिससे यहाँ कोई नहीं रहता। नदीम रिक्शे का किराया देख कर आया और इसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर कहने लगा, क्या हुआ है, क्या सोच रही हो? इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, ये घर कितना खौफनाक है, मुझे तो इससे डर लग रहा है। नदीम इसकी बात पर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हाथ पकड़ के घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही पहली नज़र समर की इस पीपल के दरख्त पर पड़ी। इस दरख्त को देखने लगी। वो पुरस्कार दरख्त इससे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि अचानक से नदीम की आवाज़ से होश की दुनिया में वापस आई और इसके साथ चलती हुई कमरे में आई। लेकिन हैरत हुई, कमरा फूलों से सजा हुआ था। जिस नदीम को भी हैरानगी हो रही थी, इसने तो ये कमरा सजवाया तक नहीं था। वो तो दोनों यहाँ पर अचानक आए थे और समर को लग रहा था कि शायद वो इसे सरप्राइज देना चाहता था, जिसकी वजह से इसने कमरा भी सजवा दिया था। वो पहले से इसे यहाँ लाना चाहता था। समर ने इसे इस बारे में कोई सवाल ना किया और नदीम नहीं चाहता था समर किसी वजह से डरे। इस वजह से इसने भी यही कह दिया, हाँ मैंने तुम्हारे लिए कमरा सजवाया था। दुल्हन के लिबास में वहीं बेड पर बैठ गई। नदीम काफ़ी देर बैठा इसे देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम बहुत ज़्यादा हसीन हो। वो दोनों अभी बातों में ही लगे हुए थे कि अचानक से नदीम का मोबाइल बजने लगा। ये रात के शायद 2 बजे का वक्त था। इन्हें पहले यहाँ आने में इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि नदीम ने समर का हाथ छोड़ा। मोबाइल की तरफ देखा तो इसके अस्पताल से कॉल आ रही थी। इसने पहले तो कॉल कट कर दी। वो नहीं चाहता था कि वो डिस्टर्ब हो किसी वजह से, लेकिन अचानक से फिर से कॉल आने लग गई। समर कहने लगी, शायद कोई ज़रूरी कॉल होगी, आप सुन लें। इसने इसका हाथ छोड़ते हुए मोबाइल कान के साथ लगाया। हेलो कहते ही दूसरी तरफ से अस्पताल से एक डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, जो कह रहा था कि इमरजेंसी हो गई है, एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से आपका फौरन अस्पताल आना पड़ेगा। इसके बाद सुनकर नदीम थोड़ा हैरान हुआ, फिर कहने लगा, मैं भी कैसे आ सकता हूँ? लेकिन वो कहने लगे, आपको आना पड़ेगा। इसके बाद सुनकर नदीम ने कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। इसके बाद इनका समर ने कहा कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? नदीम ने ऐसे बताया कि एक हादसा हो गया जिसकी वजह से इसे जाना पड़ेगा। समर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती थी। इससे पहले कि इस घर से इतना ज़्यादा खौफ लग रहा था। नदीम कहने लगा, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा वापस आ जाऊँ। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। मैं वहाँ पे एक वार्ड का इंतज़ाम कर दूँगा, तुम वहाँ रह लेना। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई कहने लगी, नहीं, मैं इस होलिये में नहीं जा सकती। मेरी हालत तो देखें, दुल्हन वाले लिबास में भला मैं इस वक्त अस्पताल जाती अच्छी लगूंगी। इसे नफ़ी में सर हिला दिया। नदीम कहने लगा, ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर नदीम वहाँ से चला गया और अब समर घर में अकेली हो गई थी। वो यूं ही उठकर टहलने लगी। जब वो कमरे से बाहर आई, सहन में घूमते हुए बार बार इसकी नज़र दरख्त पर जा रही थी। इसे इस दरख्त से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। इसने देखा तो दरख्त के पास एक परिंदा गिरा पड़ा था। इसे देखते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो परिंदे के पास गई। अभी वो इसे झुककर देखने ही लगी थी कि अचानक से वो परिंदा उड़ गया और इसका दिल सूखे पत्ते की मानंद लरसने लग गया। वो बस दुआ कर रही थी कि जल्दी से नदीम वापस आ जाए। इसके जाने के बाद वो पछता रही थी कि काश कि वो भी इसके साथ चली जाती तो इस घर में इतना ज़्यादा डर ना पड़ता। इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसने सोचा, छत पर चली जाती हूँ, छत पर मेरा डर कम हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ये सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा तो अजीब सी खुशबू इसके नथनों से टकराई। वो छत पर आई तो बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी। वो हैरान हो गई कि इस वक्त यहाँ इस कदर खुशबू कैसे फैली हुई थी। इसने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसे यहाँ किसी के रहने का नामो निशान तक नहीं हो। इसे नहीं मालूम था कि इसकी शादी की पहली रात इतनी ज़्यादा खौफनाक होगी और इसे इतना ज़्यादा डरना पड़ेगा।
ऊपर भी इसका दिल नहीं लग रहा था। लम्हों में यही लग रहा था जैसे इसके कोई पास पास घूम रहा है, इसे देख रहा हो, और हर तरफ से आती हुई यह अजीब किस्म की महक इसे और ज्यादा डरा रही थी। वो नीचे छत से आ गई और कमरे में आकर बैठ गई। अभी कमरे में आकर बैठी थी कि अचानक से इसके नींद आने लग गई। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद गई। न जाने इसे सोए हुए कितना वक्त गुजरा था कि अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ से इसकी आंख खुल गई। वो जल्दी से उठी। वो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसे ऐसे लग रहा था जैसे सहन में कुछ चल रहा है। वो सोचने लगी, मौत तो आनी ही है, चाहे मुकर्रर है, तो इतनी ज़्यादा क्यों डर रही है। अगर यहाँ कोई जन्नत होता शायद इसे नुकसान ना पहुँचाता। इसे नुकसान पहुँचा कर क्या इसको मिलना था। ये सोचते हुए वो कमरे से बाहर होने लगी। कमरे से बाहर निकलकर वो सहन में आई। अचानक से इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी जिसकी कुंडी खुली हुई थी। वो हैरान हुई। इसने याद से कुंडी बंद की थी, लेकिन ये फिर कैसे खुल गई थी। अचानक से इसे वॉशरूम की तरफ से कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई वॉशरूम में हो। अचानक से इसे पानी गिरने की भी आवाज़ आने लगी। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गई थी। वो पीपल के दरख्त के पास खड़ी हो गई, बुरी तरह चलने लग गई थी। इसे अपनी मौत आसपास नजर आ रही थी। अचानक से इसे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो और ज़्यादा घबरा गई थी कि इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। मुड़ने लगी। जैसे इसने मुड़कर सामने खड़े शख्स को देखा, इसकी जान में जान आई। वो एकदम से डरती हुई इसके सीने से लगी और कहने लगी, नदीम, आप कब आए और आपने बताया क्यों नहीं? जानते मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। नदीम कहने लगा था, क्या हो गया है, इतना ज़्यादा डूब क्यों रही हो? मैं भी दीवार फैलांग कर आया था, मुझे लगा तुम सो गई होगी, इसकी वजह से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं बस कमरे में ही आ रहा था, तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। और ऐसे बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? ऐसे कमज़ोर नहीं होते। नदीम इसे प्यार से खड़ा समझा रहा था। इसने नदीम की तरफ देखा जो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। वो कहने लगी, इमरजेंसी से इतनी जल्दी फ्री हो गए हैं? वो कहने लगा, हाँ, इतने ज़्यादा मरीज नहीं थे और ना ही कोई इतना बड़ा इशू था, इस वजह से मैं जल्दी वापस आ गया। समर इसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान भी हुई। फिर इसके हाथ में शॉपर देखकर कहने लगी, ये क्या है? नदीम कहने लगा, तुम्हें भूख लगी होगी, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गया हूँ, चलो आज हम खाते हैं। वो ये कहकर कमरे में चला गया। समर भी इसके पीछे पीछे चली गई। कमरे में आई, सामने नदीम बैठा खाना खा रहा था। उसके पास बैठकर खाना खाने लग गई। खाना खाते हुए इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। इस खाने का जायका अजीब सा था। इसका दिल कह रहा था कि वो बस खाई जाए। न जाने इसका पेट क्यों नहीं भर रहा था। वो कहने लगी, नदीम, आप खाना कहाँ से लाए हैं? नदीम इसे देखकर हंसता और मुस्कुराए जा रहा था और इसके यूं देखने से न जाने क्यों वो उलझ के रह गई थी। इसके खाना खाने के बाद नदीम ने बर्तन साइड पर कर दिए और इसका हाथ पकड़कर कहने लगा, तुम बहुत हसीन हो, मैंने तुम जैसी लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। नदीम के पास बैठी वो शर्मा गई थी। नदीम ने इससे अपने सीने से लगा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो नदीम के करीब होती गई, लेकिन न जाने क्यों पहले की निस्बत नदीम का रवैया इसे बहुत ज़्यादा बदला हुआ लग रहा था। वो पहले की तरह इससे नहीं लग रहा था जैसे वो इसे छोड़ कर गया था, लेकिन आते ही न जाने क्यों वो इतना अजीब सा इसे लग रहा था। इसका छूना, इसकी बातें करने का अंदाज, इसका सारा अंदाज ही बदला हुआ लग रहा था। वो आंखें बंद करके लगी। रात के न जाने इस पहर अजीब सी आवाज़ इससे इसकी आंख खुली। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। समर ने जब देखा नदीम कमरे में मौजूद नहीं था, इसका दिल बुरी तरह से धड़कने लग गया था। रात के इस पहर वो इसे छोड़कर कहाँ चला गया था। वो जल्दी से बाहर आए, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। वो हैरान थी कि नदीम कहाँ चला गया था और इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया है। वो डरी हुई दरवाजे की तरफ गई। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इसने नदीम को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन इसकी आवाज़ गले में अटक गई। वो कुछ बोल ही पाई, बुलाती भी किसी को, क्योंकि इसे नदीम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर इसने हिम्मत की और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? फिर से जवाब आया, मैं नदीम हूँ, दरवाज़ा खोलो। कहाँ मसरूफ़ हो? वे हैरान हुई। नदीम तो कमरे में था, ये फिर कहाँ से आ गया था? कहाँ गया था? दरवाज़ा तो बंद था। अगर वो घर से बाहर गया था तो कैसे गया था? वो हैरानगी से देखे जा रही थी। इसने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला
तो सामने नदीम खड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वो काफ़ी घंटे पहले आया था और फिर चला गया था। वो ये सोचने लग गई थी कि नदीम को देखकर वो पूछने लगे कि आप कहाँ चले गए थे। फिर से वो थका हुआ कहने लगा, यार तुम्हें तो पता है जाना पड़ता है, अस्पताल नौकरी ही ऐसी है कि अगर मैं ना जाता तो मेरी नौकरी चली जाती और फिर हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इसे ही लग रहा था कि नदीम दोबारा से चला गया था, शायद इससे दोबारा से हॉस्पिटल से कॉल आई थी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके साथ क्या कुछ हो चुका है। वो नदीम से पूछना चाह रही थी लेकिन शर्मा रही थी कि वो इसे इस हालत में छोड़कर क्यों चला गया। नदीम के चेहरे से थकावट आ रही थी। नदीम कहने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोना है। इसने एक नज़र समर पर डाली तो इसे अच्छा नहीं लगा था। समर का सादा सा हुलिया, इसे लगा था कि समर शायद इसका इंतज़ार करेगी, मगर इसने इंतज़ार नहीं किया और इसने कपड़े भी बदल लिए थे। लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके समर के साथ क्या कुछ हो चुका है। समर खुद बहुत उलझी हुई लग रही थी। नदीम इसके चेहरे की तरफ देख रहा था जहां बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो इसे बताना चाह रही थी लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कैसे इसे बताती। वो वापस कमरे में आ गया। नदीम को कहने लगी कि आपको वहीं वैसे दोबारा नहीं जाना चाहिए था। वो हैरत से इसकी तरफ देखकर कहने लगा, क्यों भाई, क्या हो गया है? अब वापस तो आ गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। इसका रवैया बदला हुआ लग रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी। इसने गहरी सांस ली और सोने के लिए लेट गई। बार बार वो मुड़ मुड़ कर इसे देख रही थी, जो कि बहुत गहरी नींद सो रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। शायद वो सारी दफा गया था, इसकी वजह से थका हुआ है। इससे यही लग रहा था। सुबह जब इसकी आंख खुली तो नदीम कमरे में मौजूद नहीं था। वो घबराती हुई जल्दी से उठी और बाहर आई। किचन से खटपट की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से किचन की तरफ गई तो सामने नदीम खड़ा नाश्ता बना रहा था। मुस्कुराकर कहने लगा, समर यार, मैं तो रात को काफी देर से आया था तो मैं वक्त भी नहीं दे सका। इसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानगी भी हुई, लेकिन कहने लगी, जो आपने वक्त दिया वो भी बहुत अच्छा था। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। नदीम ने हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, हाँ भाई, जो वक्त दिया इसमें जलील ही तो हुई हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि मेरी खाला ऐसे करेंगी। मैं इसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। नदीम को नहीं मालूम था कि वो किस बारे में बात कर रही है। ना ही समर को मालूम था कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेखबर थे। इसे नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा और कहने लगा, जो तुम नाश्ता कर लो। और मुस्कुराती हुई टेबल पर बैठ गया। कहने लगा, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरा नाश्ता बनाया। इसके बाद फिर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, भाई अब मैं इतना तो कह सकता हूँ ना। वो दोनों बातों में लगे हुए थे कि अचानक से बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। वो कहने लगा, मैं देखता हूँ। न जाने क्यों समर का दिल फिर से बुरी तरह से धड़कने लग गया। अचानक से नदीम के हंसने की आवाज आई। वो जल्दी से बाहर गई तो सामने नदीम खड़ा पीपल के दरख्त के नीचे हंस रहा था। वो डर गई। इसे यूं लगा पागलों की तरह हंसता देखकर इसे इसका नाम पुकारा। नदीम ने जैसे इसकी तरफ देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, पैसे क्यों हंस रहे हैं? वो हंसता हुआ कहने लगा, ये देखो, ये परिंदा मरा पड़ा है। पता नहीं यहाँ पे इतने परिंदे क्यों मर जाते हैं। इसे नीचे देखा तो एक कौवा मरा पड़ा था। वो हैरान थी कि नदीम हंस क्यों रहा था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? अभी इन्होंने नाश्ता किया ही था कि इतनी ज्यादा दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी कि अचानक से फिर से नदीम को अस्पताल से कॉल आ गई, जिसकी वजह से नदीम को अस्पताल जाना पड़ा। इसे बहुत बुरा लग रहा था नदीम का यूं अस्पताल जाना। इसने कोई बात न की, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि नदीम आज अस्पताल जाए। उससे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती थी। एक दूसरे के बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ जाना भी नहीं था। इससे तो रात को ही सोच लिया था कल का सारा दिन वो नदीम के साथ गुजारेगी, लेकिन अब नदीम जा रहा था। नदीम ने जाते हुए से कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, इस वजह से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसकी बात सुनकर समर ने इस बात में सर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद नदीम चला गया। वो अब घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसे नदीम की रात वाली बात याद आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस घर में वो नहीं रहना चाहती थी। वो कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मुसलसल इसे यूं लग रहा था कि जैसे इस घर में कोई टहल रहा हो। वो कमरे से बाहर निकल आई और इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन
कोई नहीं था। अब इसे कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन अंदर भी कोई नहीं था। इसके चेहरे पर पसीना आ गया था। वो जल्दी से अपना पसीना साफ करने लगी। अचानक इससे ख्याल आया कि नदीम सुबह कुछ खाने पीने की चीज़ें लाए थे, क्यों ना वो दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने लग गई। ये सोचती हुई वो किचन में चली गई। अभी इससे खाना बनाना शुरू किया था कि इसे अजीब किस्म की घबराहट होने लग गई। इसे किचन में खड़ा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। वो किचन से चूल्हा बंद करके बाहर आ गई और पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे यहाँ एसी चल रहा हो। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। इसे चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। अचानक से इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके मुंह पर हाथ फेर रहा हो। ये वैसे ही लम्स था जैसे रात को इसने महसूस किया था। इसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। कहा, नदीम आप आ गए। इसने कान में सरगोशी हुई। हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। बस मेरा दिल कहता है मैं तुमसे कभी दूर ना जाऊं, हमेशा तुम्हारे पास रहूं। नदीम की अजीब किस्म की बातें सुनकर इसे थोड़ी घबराहट होने लगी। अचानक से इसे अजीब सा महसूस हुआ तो इसने आंखें खोली, लेकिन ये देखकर हैरत से इसको झटका लगा कि वहां पर तो कोई नहीं था। तो फिर इसके साथ बातें कौन कर रहा था? वो खुश घूंट भरते हुए इर्द गिर्द देखने लगी। इसे लगा कि शायद नदीम वापस आ चुका है और अब कहीं छुप गया है, इसके साथ मजाक कर रहा है। वो घबराती हुई कहने लगी, नदीम प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करें। मैं पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो और ज़्यादा डर गई थी। अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला था। इसे तो अपनी मौत इर्द गिर्द नजर आ रही थी। वो जल्दी से किचन में आ गई और आकर अपना काम करने लग गई। इसे सारा खाना बनाया। इसके बाद नदीम का इंतज़ार करने लगी। बार बार इसके दिमाग में वो बातें घूम रही थी जो इसके कान में सरगोशियां हो रही थीं। इसने मोबाइल उठाया और नदीम को कॉल करने लगी, लेकिन इसका नंबर बन जा रहा था। इसे गुस्सा भी आया कि इसे ज़रा परवाह नहीं है कि इसकी नई नवेली दुल्हन घर में अकेली है और इसे कोई होश तक नहीं है। इसे सारे दिन में एक बार भी समर को कॉल करके इसके बारे में नहीं पूछा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो उदास हो चुकी थी। रात को भी इन दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। वो दोपहर के खाने में अब तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब 1 बजे तब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसे जाकर देखा तो सामने नदीम खड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वो बिना समर से कोई बात किए घर में दाखिल हो गया। समर ने इसकी तरफ देखा और कहने लगी, नदीम मैं आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, बस थोड़ी देर हो गई है, मुझे काम ज़्यादा था, इस वजह से अभी मुझे दोबारा से फिर से जाना है। इसकी बात सुनकर समर कहने लगी, नहीं अब आप नहीं जाइएगा, मुझे घर में अकेले बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप जानते हैं दोपहर मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास बैठा मुझसे बातें कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की हुई थी और इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप रात को मुझसे बातें कर रहे थे। नदीम ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैं तुमसे कब बातें कर रहा था? हम दोनों के दरमियान तो कुछ ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार भी इसे ये नदीम की बात मजाक लगी थी। नदीम खाना खाने के लिए बैठ गया। इसके सामने समर ने खाना रखा। खाना खाते हुए वो दोनों बातें करते करते रहे। रात के बारे में इसे कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया और ना ही इसने इस बारे में कोई बात की थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे इनके दरमियान तो कोई ताल्लुक ही ना हो। नदीम इसे न जाने क्यों थोड़ी दूर होकर बैठ गया। खाना खाने के बाद वो जाने लगा तो बेसाख्ता समर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, नदीम प्लीज़ ना जाए ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। वो कहने लगा कि आज मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यूं एक दिन की दुल्हन को छोड़कर जाने को, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर ये नौकरी चली गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी जाए। समर खामोश हो गई। वो इसकी मजबूरी समझ सकती थी। वो जानती थी वजह कुछ भी हो, जो कर रहा है इसलिए तो कर रहा है, इस वजह से, लेकिन इसके बाद भी सवाए इससे ज़्यादा डर लगने लगा। वो खाना खाने के बाद सो गई और इसकी शाम 4 बजे आँख खुली। इससे शुक्र किया था, इससे सुकून की नींद आ गई थी। अब इससे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था। इसके बाद जैसे जैसे शाम होने लग गई, अंधेरा फैलने लग गया। इसे टायर लगने लग गया था जैसे अभी बाहर तो रखनी थी, लेकिन घर में ऐसे लग रहा था जैसे रात का समा है। पीपल के दरख्त की छांव में यूं ही लगता था जैसे बहुत ज़्यादा रात हो गई है। वो सख्त के बाद से अक्सर इसे अजीब किस्म की खुशबू आने लग जाती थी। इसे जिन्नात से बहुत ज़्यादा डर लगता था।
रात का वक्त था, अभी तक नदीम घर नहीं आया था। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। इसे लगा कि नदीम आ गया है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन सामने एक बुजुर्ग से आदमी को देखकर हैरत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी से पूछने लगा, आप कौन हैं? वो अजीब सी नज़र देख रहा था। फिर कहने लगा, तुम्हारे शौहर ने एक घर मुझसे लिया था, तो मैं तुम्हारे शौहर से मिलने आया हूँ। इसकी बात सुनकर समर घबरा गई और कहने लगी, नदीम तो अभी अस्पताल गए हैं और न जाने किस वक्त तक आएंगे। वो कहने लगा, तो क्या मैं इसका इंतजार कर सकता हूँ? समर को इस बुजुर्ग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं ले सकती थी। इस वजह से वो डरते हुए कहने लगी, नहीं, जब नदीम आएगा अब तभी आप आ जाइएगा। वो कहने लगा, आप मुझसे इतना डर क्यों नहीं रही हैं? तो मेरी बेटी की तरह हो, तो मुझे अंदर आने दो। इसकी बात सुनकर समर को कुछ हौसला हुआ। इस वजह से इसने इसे अंदर आने दिया। शायद नदीम को ना अच्छा लगता जो वो इसे वापस भेज देती। इसने इसे अंदर लाकर एक चारपाई पर बिठा दिया और इसके लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद इसके लिए चाय बनाकर आई तो वो वहां पर नहीं था। वो हैरत से यहाँ वहां देखने लगी, वो बुजुर्ग आदमी कहाँ चला गया था। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इसने जाकर देखा तो इसका शौहर नदीम खड़ा हुआ था। वो कहने लगी, क्या हुआ है? किससे तलाश कर रही हो और इतना घबराई हुई क्यों हो? समर कहने लगी, यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आया था, अंदर जाने कहाँ चला गया है। यहाँ इनसे बैठा हुआ था। वो घर में देखने लगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। इसके बाद सुनकर नदीम कहने लगा, हो सकता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो मैं शायद कोई वहम हुआ होगा, वरना यहाँ पर वो सर हिलाती कहने लगी, नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है यहाँ कोई आया है। मैं खुद कमरे में किचन में चाय बनाने गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई नहीं आया था तो फिर मैंने चाय किसके लिए बनाई? वो ना समझी तो नदीम को देख रही थी। नदीम जानता था और वही बुजुर्ग आया होगा, लेकिन न जाने वो वापस क्यों चला गया। ये बात नदीम को समझ नहीं आ रही थी। नदीम का इसके साथ कोई राब्ता भी नहीं था। जब वो इसे कॉल करके पूछ लिया था तो वो क्यों आया था। इसके बाद नदीम इसके दिन भर के बारे में पूछने लगा। इसने दिन भर क्या किया? वो डरती कहने लगी, सारे दिन बस मैं डरती रही हूँ। नई जगह थी, मुझे तो बस ज़्यादा डर लगा था। इर्द गिर्द कोई रहता भी नहीं है। वो कहने लगा, तो इतना डरती क्यों हो यार? बस चंद माह की बात है, फिर हम इसके बाद अपना नया घर अलग से बना लेंगे और वहाँ चले जाएंगे। समर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहने लगी, चंद माह, इतने ज़्यादा महीने यहाँ मैं अकेली नहीं गुजार सकूंगी। वो कहने लगा, कुछ नहीं होता। इसके बाद नदीम के सामने खाना रख दिया था। वो दोनों मिलकर खाना खाने लग गए। खाना खाते हुए इन दोनों के दरमियान कुछ बातें होती रहीं। नदीम कहने लगा, आज शायद रात को फिर मुझे जाना पड़े, बहुत ज़रूरी काम है इस वजह से, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा। सब हैरत से देखकर कहने लगे, मैं आज यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। वो हैरत से इसे कहने लगा, यार क्या हो गया है? मैं कैसे तुम्हें ले जाऊं अपने साथ? बस आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। इसने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। इस अपनी शादी की बात की जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। जब से वो ब्याह कराई थी बस डरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था समर को इसका एहसास नहीं है, जिसकी वजह से वो इसके पास भी नहीं रुकता, हर वक्त इसके पास से भागने की कोशिश करता है। आज जो रात भी नदीम चला गया, फिर से आज रात इसके साथ वही हुआ। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने देखा तो नदीम खड़ा हुआ था। नदीम को देखते हुए वो कहने लगी, आप इतनी जल्दी आ गए? वो कहने लगा, हाँ बस काम थोड़ा था, इस वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ। वो बातें करते करते अचानक से इसे बाजुओं में उठा चुका था। वो डरती हुई कहने लगी, नदीम, ये आप क्या कर रहे हैं? वो हंस पड़ा और कहने लगा, क्या कहना होता है? कुछ भी तो नहीं कर रहा। वो इसे कमरे में लेकर आ गया था। इन दोनों के दरमियान बातें चलती रहीं। इसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन फिर न जाने कैसे इसे फिर से कल जैसी आवाज़ थी। इसकी आंख खुली। इसने उठकर देखा तो नदीम आज फिर कमरे में नहीं था। न जाने नदीम कहाँ चला गया। वो ये सोच रही थी कि कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन इसके सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। एक कदम उठाना भी इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से इसने अचानक से वॉशरूम की तरफ देखा तो वहाँ से नदीम निकला और कहने लगा, क्या हुआ है? कहने लगी, आप फिर से आ गए? अस्पताल गए हो? वो कहने लगा, नहीं तो मैं तो फिर नहीं गया, मैं तो इस वक्त ही गया था, अभी आया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। नदीम ने थके हुए अंदाज में कहा तो वो कहने लगी, ये क्या हुआ?
आज कल की तरह ही वही बात कर रहे हैं? कल भी तो आप घर 2 दफ़ा आए थे। नदीम ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, नहीं, मैं रात को इतनी देर से नहीं आया था, और जब मैं आया था तभी आया था, पहले तो मैं नहीं आया था। इससे अचानक से इसे पूछा तो कल हमारे दरमियान ज़्यादा बात नहीं हुई थी? नदीम नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो कहने लगी, नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले आए थे, आप मेरे करीब थे, अब ये बात कर रहे थे। इसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लग गए। ऐसा लग रहा था कि नदीम इसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। नदीम कहने लगा, मैं तुम्हारे करीब एक बार भी नहीं आया। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। नदीम की बात सुनकर इसके काम साई साई करने लग गए। वो कहने लगी, आप गलत बोल रहे हैं, अब बस ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, झूठ बोल रहे हैं। इसकी बात सुनकर नदीम कहने लग गया, क्या हो गया, पागल हो गया? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? अचानक इसने इतना सोचा कि वो गिर के बेहोश हो गई। नदीम इससे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो दुनिया जहां से बेगानी पड़ी हुई थी। वो इसे उठाए अस्पताल में लेकर आ गया था, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। इसके बाद नदीम को जब इस डॉक्टर ने बताया तो वो सुनकर वैसे ही हैरान हो चुका था। जब इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो नदीम इसे वापस लेकर आ गया था, लेकिन ना वो कुछ बोल रही थी और ना वो कुछ कह रही थी, बस खामोशी से एक जगह पर देखे जा रही थी। और नदीम से इसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब वो इसे घर लेकर आई तो पहले से दरवाज़ा खुला हुआ था। नदीम इसे कमरे में लाया और सोने का कहा, लेकिन अब इसे कहा नींद आनी थी। इसे यूं लग रहा था इसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, इसके शौहर के रूप में। फिर वो कौन था जिसके करीब ये सोच के इसकी जान निकली जा रही थी। इसके बाद इसने नदीम से कोई बात ना की। इसके पास कुछ कहने सुनने को बचा नहीं था। वो तो नदीम से नजरें मिलाने के काबिल तक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था इसका साया जिस्म से बेजान हो चुका है। वो पागल हो रही थी। अगले दिन फिर से नदीम को बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से इसे जाना पड़ गया। वो अपनी बीवी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो इस दिन सोच लिया था कि वो बस 2 घंटे में वापस आ जाएगा। इसे समर को कह दिया था कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। समर खाली खाली नज़र से इसे देखती रही। समर के पास इसे कहने को कुछ नहीं था। इसके जाने के बाद वो अचानक से पूरी तरह से आने लगी थी। वो 2 घंटे न जाने इसे कैसे गुजारे थे ये वही जानती थी। 2 घंटे बाद नदीम वापस आ गया। इसे आता देखकर वो एकदम से इसके गले लगी और बुरी तरह से उड़ने लग गई। कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगी अगर 1 मिनट के लिए भी मैं यहाँ रही तो। समर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बुजुर्ग से बात करता हूँ, अपना एडवांस वापस लेता हूँ और अब हम कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। अभी वो बातें कर रहे थे कि अचानक से एक लड़की घर में दाखिल हुई। वो बहुत ज़्यादा हसीन थी। इसे देखते ही समर और ज़्यादा डर गई। नदीम ने इस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मैं इस बुजुर्ग की बेटी हूँ जिसने घर आपको दिया है। नदीम कहने लगा, मैं आपके वालिद से मिलना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, मैं आपकी बीवी के पास रखती हूँ, वो जो सामने वाला घर है, अब्बा इस घर में है, आप जाकर इनसे बात कर लें। नदीम समर को देखकर कहने लगा, तुम इसके पास रह लोगी, समझी? समर ने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, अब जल्दी वापस आएंगे। इसके बाद वो लड़की समर के पास बैठ गई, बेवजह बातें करने लग गई। बस समर को कहने लगी कि किस कदर तुम हसीन हो। इसके बाद फिर समर मुस्कुरा दी। वो सुबह से समर के बारे में पूछने लगी और कहने लगी, तुम्हारे घर वाले कहाँ होते हैं? तुमने नदीम से शादी क्यों की? तुम इतने ज़्यादा हसीन हो जबकि वो तो आमसी शक्लो सूरत का मालिक है। इसने एकदम से इस लड़की की तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए कि मेरा शौहर कैसा है और कैसा नहीं। वो हंसकर कहने लगी कि काश कि मैं लड़का होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। समझे, तुम इस कदर हसीन हो। इसकी बात पर समर को हैरत का झटका लगा। वो एकदम से इस लड़की की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं नदीम के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। वो लड़की क्या कह सकती थी? अचानक से वो इसके कान में सरगोशियाँ करने लगी। वो निस्वानी आवाज़ अचानक से मर्दाना आवाज़ में बदल गई। इसने एकदम से देखा तो एक हसीन शक्लो सूरत का लड़का इसके सामने बैठा हुआ था और वो इसे देख रहा था। वो इसकी निगाहों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और कहने लगी, तुम कौन हो? वो हंसकर कहने लगा कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे करीब था, जो तुम पर हक रखता है, जो नदीम के रूप में तुम्हारे पास आया था। मैं वही हूँ और मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम नदीम को छोड़ दो, जैसे कहोगी मैं वैसे तुम्हें रखूंगा। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, महलों में रखूंगा, लेकिन तुम मेरी हो जाओ। इसकी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो कहने लगा, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें फना कर दूंगा। मैं नदीम को भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा।
तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इतना तुम्हें बेबस कर दूंगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। इसकी वो बातें कर रहा था और वो बस आयतल कुर्सी का विर्द किए जा रही थी। अचानक से वो इसके पास सोने लगा और झटका खाकर दूर गिर पड़ा। इसकी चीख पूरे घर में गूंजी थी। वो एकदम से उठी और वहां से भागने लगी। वो चिल्लाता हुआ कहने लगा, तुम कभी नहीं बचोगी, मैं तुम्हें इर्द गिर्द में बस चुका हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे शौहर डॉक्टर है, वो भी तुम्हारा इलाज नहीं कर सकेगा। तुम तबाह बर्बाद हो जाओगी अगर तुम मुझे ठुकरा कर जाओगी। लेकिन वो डरती हुई भागती जा रही थी। अचानक सामने से नदीम आ गया। वो कहने लगा, समर क्या हो गया है? लेकिन पीछे से चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो घबरा गया। एकदम से वो इसके सीने से लगी, डरती हुई कहने लगी, मुझे कुछ हो रहा है। अचानक से इसके हाथ पांव से खून बहने लग गया। नदीम हैरत से इसे देख रहा था। इसकी सांसें अटक रही थी। नदीम ने इसे एकदम अपनी बातों में उठा लिया और इसे अस्पताल की तरफ लेकर भागा। लेकिन अस्पताल जाते तक इसका वजूद बेजान हो चुका था। वो अपनी नई नवेली दुल्हन का बेजान वजूद बाजों में उठाकर अस्पताल में दाखिल हुआ। लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन इसके जिस्म से कोई ऐसा जख्म नहीं मालूम हुआ जहाँ से खून निकल रहा था। सब डॉक्टर हैरान थे कि आखिर ये खून कहाँ से निकल रहा है। नदीम पागल होने को था अपनी बीवी की हालत देखकर। इसे अपनी खाला इन सब किस्म की कसूरवार लग रही थी। अगर वो इसे घर से ना निकालती तो आज इसके साथ ये सब कुछ ना होता। इसने जब अपनी बीवी का पोस्टमार्टम करवाया तो मालूम हुआ कि इसके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम हो चुका था। इसे समझ आ गई थी कि इसे जिसने किया है जिन ने किया। इसके साथ वो बहुत रोया। जी चाहा वो अपने आप को ख़त्म कर ले। वो इसे माफ़िया मांगता रहा था इससे, लेकिन क्या हो सकता था। इसके बाद समर इस हवेली में जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ से मालूम करवाना चाहता था वो कि सब क्या है। इसने अपने एक दोस्त के जरिए एक पीर बाबा से बात की। इस पीर बाबा ने बताया कि जो कुछ हुआ है इस जिन ने किया है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि एक की जान वो ले चुका है जो कि वो तुम्हारी बीवी, और अब वो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस हवेली से बहुत दूर चले जाओ, किसी ऐसी जगह जहां वो जिन्नात हम तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हारी बीवी से इश्क किया है तो कोई वो तुम्हारे भी दुश्मन है। नदीम को अपनी बीवी के जाने का बहुत ज़्यादा दुख था। इसे तो शायद अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट के बिखर चुका था। अक्सर ही बढ़ाने लग जाता था। बैठे बैठे इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती थी, लेकिन वो क्या कह सकता था। इसने खुद को संभाला और अपना काम जारी रखा। अगर वो इस सबका कसूरवार समझता था तो वो सिर्फ इसकी खाला थी, लेकिन अब वो खामोश हो गया था। ना तो वो किसी से बदला ले सकता था और ना वो किसी को कुछ कह सकता था। बस इसने अपना फैसला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था।